कारक। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में संबंध ज्ञात होता है या मालूम होता है, उसे हम कारक कहते हैं। या फिर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। या फिर कर्ता और जो क्रिया है उसके बीच में संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहा जाता है। उसके बाद में आती है विभक्ति। विभक्ति या किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह या परसर्ग लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं और प्रत्येक कारक की एक विभक्ति मानी जाती है। इसके बाद में आते हैं कारक और चिन्ह। कारक और चिन्ह या परसर्ग। तो सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन है और अरे। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए उपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन है ओ अरे। अब इनको हम विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक कहते किसे हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, इसमें क्रिया पढ़ना है और पढ़ने का काम राम कर रहा है, अर्थात इस वाक्य में कर्ता राम है। दूसरा है कर्म। कर्म कारक में जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने चोर को पीटा, तो इसमें पीटना क्रिया है और चोर को ये जो कर्म है इसको व्यक्त किया जा रहा है। तो इसका जो चिन्ह है वह है को, यानी विभक्ति है कर्म की, वो आती है को। तीसरा है करण कारक। करण से द्वारा, यानी कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे साधना ने कलम से पत्र लिखा, लिखना क्रिया है और किसकी सहायता से? कलम की सहायता से। ये जो कलम शब्द है यह करण कारक है और इसका चिन्ह है से या से द्वारा। उसके बाद में आता है संप्रदान
को के लिए। संप्रदान में जिसके लिए कोई काम किया जावे या कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हरि के लिए पुस्तक लाओ, हरि के लिए पुस्तक लाओ। तो इसमें के लिए यानी हरि के लिए पुस्तक लाने का काम हो रहा है और इसका जो परसरग है या चिन्ह है, विभक्ति है, वो के लिए प्रकट हो रही है। उसके बाद में आता है अपादान कारक, और अपादान कारक में संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का अलग होना पाया जावे, जैसे उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता या पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं और इसकी जो चिन्ह है या विभक्ति है वह से द्वारा व्यक्त हो रही है। इसके बाद में आता है संबंध कारक, और संबंध कारक में संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध जाना जावे उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह बालिकाओं का विद्यालय है, बालिकाओं का विद्यालय है। तो ये जो चिन्ह है का यानी परसरक विभक्ति है, का से विद्यालय और बालिकाओं के बीच में संबंध बताया जा रहा है। यह बालिकाओं का विद्यालय है और इसका चिन्ह भी का के की यह होता है। उसके बाद में आता है अधिकरण कारक यानी में, पे, पर। अधिकरण में संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालक कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। मोर छत पर बैठा है। इन वाक्यों के अंदर ये जो परसरग है विभक्ति है, पर यह प्रकट हो रही है, और बालक कुर्सी पर बैठा है, बालक का बैठने का आधार है कुर्सी है और मोर के बैठने का आधार छत है, यानी जिससे आधार का पता चलता हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसके बाद में आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक में संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है, बुलाने, पुकारने या किसी को सचेत करने का भाव प्रकट होता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे छात्रों अपना पाठ याद करो, अपना पाठ याद करो। तो हे छात्रों, इसमें जो हे शब्द है यह संबोधन कारक है और इसके चिन्ह या विभक्ति को प्रकट कर रहे हैं। अब हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है, 8 मानी जाती है, लेकिन कुछ विद्वान कारकों की संख्या 6 ही मानते हैं। कारकों की संख्या 6 मानते हैं, जिसमें संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। इस कारण से कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना और अधिकरण में पेपर यहाँ तक ही माना जाता है, लेकिन कारक है वो 6 ही माने जाते हैं, लेकिन चिन्ह या परसरग है विभक्ति वो 8 ही रहती है।